आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत है वे भारतीय राज्य व्यवस्था पर एक तरह की प्रश्नोत्तरी हैं। इसमें 10 सवाल हैं और उनके जवाब भी दिए गए हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों के जवाब देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन सवालों के जरिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की मतलब उसकी जो मशीनरी है उसकी कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और तो क्या पे भी बात करेंगे। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल बहुत ही सीधा सवाल है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और हमारे पास विकल्प है ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल या डी 7 साल। ये तो काफी सीधा सवाल है। हाँ, और सही जवाब है बी 5 साल। जी, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो 5 साल का एक निश्चित कार्यकाल है ना, ये देश के सर्वोच्च पद पर स्थिरता सुनिश्चित करता है। स्थिरता, हाँ बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसी अवधि है जो सरकार को काम करने का पर्याप्त समय देती है और साथ ही ये भी पक्का करती है कि एक समय के बाद पद के लिए फिर से चुनाव हो। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं जो संविधान से जुड़ा है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विकल्प हैं ए 395, बी 448, सी 465 या डी 370। और इसका सही उत्तर है सी 465। और ये संख्या आप देखिए, ये भारत के संविधान को दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक बनाती है। हाँ, ये हमेशा कहा जाता है। जी, और ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने मतलब शासन के हर पहलू को केंद्र राज्य संबंधों से लेकर नागरिकों के अधिकारों तक कितनी बारीकी से परिभाषित करने की कोशिश की थी, ताकि कोई अस्पष्टता ना रहे। बिल्कुल, ताकि भविष्य में कोई उसे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ ना सके। ठीक है, तो तीसरा सवाल, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? विकल्प है ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 या डी 1 जनवरी 1950। ये तारीख तो सबको याद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। देखिए, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन भारत पूरी तरह से एक संप्रभु गणराज्य बना। स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। हाँ, लेकिन इस दिन भारत ने अपने बनाए हुए संविधान को पूरी तरह से लागू किया और ब्रिटिश डोमिनियन से एक गणतंत्र में बदला। इसीलिए तो हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है। चलिए अगला सवाल न्यायपालिका से जुड़ा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। इसका सही जवाब है बी नई दिल्ली। जी, और देखिए, देश की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उसका राजधानी में होना एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। मतलब सरकार के तीनों स्तंभ एक ही जगह पर। बिल्कुल, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका मतलब सरकार और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये तीनों एक ही भौगोलिक केंद्र में है। ये राष्ट्रीय शक्ति के केंद्र का प्रतीक है। अच्छा, अब पांचवा सवाल थोड़ा पेचीदा लग सकता है। ओके। सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी संसद या डी राज्यसभा। हमारे स्रोत के अनुसार सही उत्तर है सी संसद। देखिए, यहाँ नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो एक तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए है। हाँ, क्योंकि सीधे तौर पे संसद नियुक्त नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है। शायद आगे इस पर सवाल होगा। हाँ बिल्कुल है, लेकिन पहले एक और जरूरी सवाल देख लेते हैं। ठीक है। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 370। सही जवाब है ए अनुच्छेद 352। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। ये संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई एक, आप कह सकती हैं, असाधारण शक्ति है। जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए है। जी, गंभीर खतरों से निपटने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, भारत में संसद किस प्रकार की होती है? ए एक सदनीय,
बी द्विसदनीय, सी त्रिसदनीय या डी गैर सांसदीय? और इसका उत्तर है बी द्विसदनीय। द्विसदनीय मतलब हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा जो निचला सदन है और राज्यसभा यानी ऊपरी सदन। और इस व्यवस्था का फायदा क्या है? देखिए, इसका एक बड़ा फायदा ये है कि किसी भी कानून को पारित करने से पहले उस पर 2 बार विचार करने का मौका मिलता है। एक तरह का चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल। और साथ ही जो राज्यसभा है वो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करता है। ठीक है, और संघीय ढांचे पर ही हमारा अगला सवाल है। अच्छा, भारत के संघीय ढांचे ने राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? आपके विकल्प हैं ए संसदीय निर्णय, बी संविधान, सी कानून या डी न्यायालय। इसका सही उत्तर है बी संविधान। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शक्तियों का विभाजन सीधे संविधान में लिखा गया है। इसका मतलब इसे बदलना आसान नहीं है। बिल्कुल, केंद्र या राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इसे नहीं बदल सकती। यही तो हमारे संघीय ढांचे की नींव है, जो केंद्र और राज्यों दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की स्वायत्तता देता है। बहुत बढ़िया। अब 9वां सवाल, भारत में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी लोकसभा अध्यक्ष? ये भी एक बुनियादी सिद्धांत है। हाँ, और जवाब है बी प्रधानमंत्री। बिल्कुल, यही तो भारत की संसदीय प्रणाली का आप कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं। हेड ऑफ स्टेट। जी, हेड ऑफ स्टेट। लेकिन जो असली कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री ही सरकार के प्रमुख हैं। और ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो अब हमारा आखिरी सवाल ये राष्ट्रपति चुनाव से ही जुड़ा है, जिसका जिक्र आपने पहले किया था। जी। सवाल है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट करता है? ए आम जनता, बी सांसद और विधानसभा सदस्य, सी केवल लोकसभा सांसद या डी केवल राज्यपाल? और इसका सही जवाब है बी सांसद और विधानसभा सदस्य, मतलब एमपीज एंड एमएलएज। जी, और ये सीधे सीधे 5वें सवाल से जुड़ता है। इससे ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। मतलब आम जनता सीधे वोट नहीं करती? नहीं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी केंद्र में सांसद और राज्यों में विधायक वो वोट करते हैं। और ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पूरे देश और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करें। तो